हेडलाइंस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 25 साल का हुआ छत्तीसगढ़ राज्य। रजत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा 25 साल पहले अटल जी द्वारा बोया गया बीज बन गया है विकास का वट वृक्ष। प्रधानमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ की नवनिर्मित विधानसभा और संग्रहालय का उद्घाटन। कहा नक्सलवाद को हराकर समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बना राज्य। ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर का भी उद्घाटन। दिल की सफल सर्जरी करा चुके बच्चों से की दिल की बात। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। जनसभाओं में गरजे अमित शाह, नड्डा और पीयूष गोयल समेत एनडीए के कई नेता। महागठबंधन के लिए प्रियंका, तेजस्वी और अखिलेश ने किया प्रचार। मोकामा में जनसुराज नेता की हत्या मामले में भारत निर्वाचन आयोग का एक्शन। कई अधिकारियों के स्थानांतरण। तेज हुआ पंजाब में शीश महल 2.0 का विवाद। भाजपा ने बोला हमला। कहा दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को लूटने की तैयारी। आपकी सफाई पर भड़की स्वाति मालीवाल। पूछा अगर ये कैंप कार्यालय है तो जनता के लिए बंद क्यों है बंगले के दरवाजे। महिला क्रिकेट विश्व कप को कल मिलेगा नया चैंपियन। हरमनप्रीत की अगुवाई में भारतीय टीम के सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की मजबूत चुनौती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली रिकॉर्ड जीत के बाद बढ़ी खिताब की उम्मीद। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रजत महोत्सव में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार मिला। पीएम ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गरीबों को अपनी पक्की छत मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों में गृह प्रवेश हुआ। पीएम ने कुछ लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की किस्तें ट्रांसफर की। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम ने राज्य की विकास यात्रा को सराहा। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पीएम ने पत्थलगांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखी। लगभग 3,150 करोड़ रुपए की ये परियोजना कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को जोड़ेगी। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ माओवादी आतंक जैसी चुनौतियों से तेजी से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से
आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। पीएम ने रायपुर स्थित एचपीसीएल के अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो का उद्घाटन किया। 460 करोड़ से अधिक की लागत वाले इस डिपो की भंडारण क्षमता 54,000 किलोलीटर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल की है। पीएम ने लगभग 1,950 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 489 किलोमीटर लंबी नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया। पीएम ने 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। पीएम ने आदिवासी कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। शैलेंद्र और सोमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की नवनिर्मित विधानसभा का उद्घाटन किया। वहीं आदिवासी समाज के ऐतिहासिक विरासत को संजोए एक संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। यह म्यूजियम आजादी से 150 वर्ष पहले के संघर्षों और नायकों की कहानियों को संजोए हुए है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी ये राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में बने विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। 273 करोड़ रुपए की लागत से बने इको फ्रेंडली विधानसभा भवन 20.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने इस मौके पर उम्मीद जताई कि नया विधानसभा भवन राज्य के विकास की नीतियों का अहम केंद्र बनेगा। विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में संसद में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। नए विधानसभा भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से निकलकर अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक आदि शौर्य का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं से भी मुलाकात की जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रोजगार के नए अवसर बना रही हैं, साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं।
नवा रायपुर से शैलेंद्र, सोमेश और सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व शांति की सोच भारत के मौलिक विचार का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्य साई अस्पताल से इलाज करा चुके बच्चों से भी संवाद किया। ये वो अस्पताल है जहां दिल की बीमारी का इलाज कराने के लिए देश भर से लोग आते हैं और बहुत बड़े स्तर पर दिल की बीमारियों के लिए सर्जरी यहां पर की जाती है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आध्यात्मिक शिक्षा और ध्यान के आधुनिक केंद्र शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ये केंद्र लोगों को विश्व शांति का पाठ पढ़ाएगी। समाज को निरंतर सशक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है शांति शिखर जैसे संस्थान भारत के प्रयासों को नई ऊर्जा देंगे और इस संस्थान से निकली ऊर्जा देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को विश्व शांति के इस विचार से जोड़ेगी। भारत भविष्य और विश्व बंधुत्व के लिए परंपरा से काम करता रहा है। नया भारत भी वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जैसी पहल अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा हो या कोई और संकट, भारत सदैव अहम भूमिका निभाता है। ग्लोबल पीस के मिशन में जितनी अहमियत विचारों की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है, तुरंत पहुंचता है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के जीवन का उपहार कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक हृदय रोग का उपचार करा चुके बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने अस्पताल से अपने हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके बच्चों से दिल की बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मेरा 2014 में ऑपरेशन हुआ था, तब मैं 14 महीने का था। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं क्रिकेट में बहुत। अच्छा, रेगुलर चेकअप कराते हो? यस सर। क्योंकि अब आपको 11 साल हो गए हैं आपका ऑपरेशन किए। यस सर। हैं? तो रेगुलर चेकअप कराते हो? यस सर। कैसा लगता था जब अस्पताल में आना पड़ा तो दवाइयाँ खानी पड़ती होती, इंजेक्शन लगाते होंगे, कैसा लगता था? सर, मेरे को इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता था, इसीलिए मेरे को अच्छे से ऑपरेशन हुआ, मेरे को डर भी नहीं लगा। मेरा ऑपरेशन 2023 में हुआ था और मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर बनने से हमारे जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको फ्री में पढ़ाना चाहती हूँ। इस अस्पताल से अब तक हजारों बच्चे दिल की सफल सर्जरी करा चुके हैं। शैलेंद्र, सोमेश और सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब 4 दिन बचे हैं। इससे पहले राज्य का सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। आज एनडीए की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री प्रचार करने पहुंचे, तो एनडीए के बिहार के नेताओं ने भी जनता के बीच जाकर समर्थन मांगा। एनडीए के स्टार प्रचारकों ने महागठबंधन के नेताओं की नीतियों को निशाने पर लिया। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी नीतीश सरकार के काम और एनडीए के वादों पर सवाल खड़े किए। रोजगार, पलायन से लेकर बिहार के विकास पर दोनों बड़े गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके वादे पर
मोहर लगाएगी, ये तो 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही पता चलेगा। बिहार के चुनावी संग्राम में आज भी सियासी दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली। एनडीए की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चुनावी रैलियों में महागठबंधन पर निशाना साधा, तो बीजेपी अध्यक्ष ने भी विशाल जनसभाओं में डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एनडीए सरकार के काम गिनाए। 20 साल तक नीतीश बाबू ने और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरीके से सड़कों का जाल बिछा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे। अगर आंकड़े देखें तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का पूरा मूल है वो सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था 2005 में, और आज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए। महागठबंधन की ओर से भी तमाम बड़े स्टार प्रचारक आज मैदान में उतरे तो उनके निशाने पर एनडीए का संकल्प पत्र दिखाई दिया। इस बीच एनडीए नेताओं ने भी महागठबंधन के जंगलराज पर हमला बोलते हुए विपक्षी नेताओं के वादों पर सवाल खड़े किए। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और हम तैयार हैं, सरकार बनाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। जो फ्रेंडली फाइट चल रही है, अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रही हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। बीते दिनों मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद से विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार बयान देकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं एनडीए नेताओं ने कहा है कि नीतीश सरकार में कानून का राज है, जबकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। बिहार में कानून का राज है और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। बिहार में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वादों की फहरिस्त जारी हो चुकी है, तो वहीं चुनावी तपिश के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप की गर्माहट बढ़ती जा रही है। 6 और 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर की काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए बोला, लालू ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है। महागठबंधन के नेताओं द्वारा एनडीए के संकल्प पत्र पर सवाल उठाते हुए, जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है। क्या बोलेंगे लालू जी? उनका सारा वक्त तो परिवार की उन्नति तरक्की में गया है, और क्या आरोप करेंगे कि हमारे संकल्प पत्र पर, यानी एनडीए के संकल्प पत्र घोषणा पत्र पर पढ़ने का समय नहीं है। एनडीए की सरकार जहां जहां भी है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो भी वादा किया है उसको पूरा किया है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत कई अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आदेश जारी किया है। आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में बताया है कि चंदन कुमार उप मंडल पदाधिकारी को हटाकर उनकी जगह आईएएस आशीष कुमार को नियुक्त किया गया है। राकेश कुमार एसडीपीओ बाढ़ 1 की जगह सीआईडी
पटना आनंद कुमार सिंह को पदस्थ किया गया है। साथ ही अभिषेक सिंह एसडीपीओ बाढ़ 2 की जगह पटना के उप पुलिस अधीक्षक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और इसकी रिपोर्ट जल्द ही आयोग को भेजी जाए। साथ ही अभिषेक सिंह एसडीपीओ बाढ़ 2 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के तबादले का भी निर्देश दिया है। आदेश में संबंधित तबादलों की अनुपालन रिपोर्ट 2 नवंबर 2025 दोपहर 12 बजे तक आयोग को भेजी जाने की बात कही गई है। और बिहार की राजनीति में 24 सीटों वाले सीमांचल का अलग खेल है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण महागठबंधन को लगता है कि सीमांचल में उनकी जीत उनके हिस्से में कई सीटों का इजाफा कर देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता। हाल ही के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अपना दम दिखाया है और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में न केवल 5 सीटें जीती बल्कि महागठबंधन का विजय रथ भी सीमांचल में ही रोक दिया था। सीमांचल के बदलते सियासी समीकरण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में 24 सीटों वाला सीमांचल एक बार फिर से गेम चेंजर की भूमिका में है। नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश से सटा ये भूभाग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भाजपा और महागठबंधन के परंपरागत संघर्ष के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या 40 से 68% के बीच है, जहां पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जिसने आरजेडी की लालटेन को इस क्षेत्र में मजबूत किया है। आरजेडी की लालटेन के लिए सीमांचल में इस बार प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी ने खतरे की घंटी बजा दी है। तो वहीं भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोटों के बिखराव पर भरोसा कर रही है। ओवैसी, प्रशांत किशोर, महागठबंधन सभी गैर भारतवंशियों के पीछे लगे और एनडीए को भारी सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई गैर भारतवंशियों के साथ है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान प्रस्तियों के साथ है। हमारी लड़ाई बांग्लादेशी प्रस्त लोगों के साथ है, रोहिंग्या प्रस्त लोगों के साथ। अपनी तेजाबी तकरीर से पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटों की गोलबंदी अपनी तरफ मोड़ देने वाले हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल से 5 सीटें झटक ली थी, जिसने पूरे चुनाव की तस्वीर और तकदीर बदल दी थी। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की अपनी हर चुनावी रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। ओवैसी ने मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं पर एक नई बहस छेड़ दी है। अपने बयानों से ओवैसी महागठबंधन के MY समीकरण के समक्ष कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो सीमांचल में मुस्लिम वोटों के बिखराव का सीधा लाभ एनडीए को मिला था। मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए ने 12 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को महज 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं ओवैसी की पार्टी न केवल 5 सीटें जीती थी, बल्कि 21 सीटों पर महागठबंधन को हराने में खास भूमिका भी रही थी। ऐसे में AIMIM को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल होगी। वहीं प्रशांत किशोर भी महागठबंधन की टायर पंचर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर रैलियों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि मुस्लिम दशकों से आरजेडी के लालटेन में केरोसिन बनकर जल रहे हैं, जिसकी रोशनी लालू के घर में हो रही है। आरजेडी को उम्मीद है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल में उसका लालटेन इस बार भी जलेगा। सीमांचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं। स्पष्ट है कि आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में AIMIM और जन सुराज पार्टी की सेंध मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ व सुरक्षा जैसे मुद्दों ने सीमांचल के चुनावी परिदृश्य को जटिल बना दिया है।
ऐसे में सवाल है कि क्या सीमांचल फिर पुरानी राह चलेगा या इस बार कोई नया रास्ता चुनेगा। 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव और उनकी महागठबंधन को भले ही 110 सीटें जीतने में कामयाबी हाथ लगी हो, लेकिन उनका विजयी रथ सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के इलाके में ही अटक गया और MOI समीकरण भी बुरी तरह दरक गया। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ सीमांचल से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार धमकी भरे बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता फरहाद हकीम के विवादित बयान पर भाजपा ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के लोग SIR को लेकर डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIR के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने हाल ही में कहा था कि अगर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर CAA थोपने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। ये लोग डर गया है ना, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम नहीं रहेगा और डेथ वोटर का नाम नहीं रहेगा, छापा वोट कैसे करेगा? इस बार बंगाल में हिंदू जागरण हुआ है और ये लोग जाने वाला। कुछ होगा तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। बंगाल में गुंडागर्दी चलता है, रोज चलता है। जो होगा इलेक्शन कमीशन देखेगा, नहीं देखेगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, बीजेपी भी है, हम लोग संरक्षण देने का काम करेगा, आवाज उठाएगा, कानूनी तरीके से प्रोटेक्शन देगा। और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान बूथ स्तर अधिकारियों और बूथ स्तर एजेंटों के बीच कम अनुपात पर चिंता जताई है। राज्य में कुल 80,681 BLO तैनात हैं, जबकि राजनीतिक दलों की ओर से अब तक सिर्फ 18,114 BLA नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि दलों की ये उदासीनता मतदाता सूची पुनरीक्षण की पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आयोग ने दलों से सक्रिय पहल की अपेक्षा की है। जिला अधिकारियों को भी दलों को पर्याप्त संख्या में BLA नियुक्त करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में 12 राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, में SIR प्रक्रिया की घोषणा की थी। 3 चरणों में होने वाली ये प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी और मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो 3 चरणों में ये विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो है वो होगी और 4 नवंबर से शुरू होकर मार्च 2026 तक ये चलेगी SIR की प्रक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से एक बंगले को लेकर सवालों के घेरे में हैं। दरअसल भाजपा ने दावा किया है कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल को 2 एकड़ का आलीशान बंगला आवंटित किया, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी भाजपा ने अपने X हैंडल से ट्वीट की है, जिसको लेकर अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तस्वीरों में दिख रही ये सैटेलाइट तस्वीर दरअसल अरविंद केजरीवाल का शीश महल 2.0 है। ये कहना है भाजपा का। दरअसल बीजेपी ने शुक्रवार को दावा किया कि पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चंडीगढ़ में एक आलीशान बंगला आवंटित किया है और बीजेपी ने इसे शीश महल 2.0 करार दिया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी भाजपा ने अपने X हैंडल से ट्वीट की है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही दिल्ली में जद्दोजहद करके बंगला आवंटित करवा चुके हैं, लेकिन अब पंजाब सरकार ने केजरीवाल को किस कोटे के तहत इतना आलीशान बंगला आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को लूटने की तैयारी है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली में ऑलरेडी एक बंगला जिद्दोजहद करके वो ले चुके हैं। मुझे नहीं पता कि वो पंजाब से MP हैं, MLA हैं या क्या हैं और किस कोटे में पंजाब सरकार ने उन्हें इतना खूबसूरत आलीशान बंगला दिया है। ये जो बंगला प्रेम है, शीश महल प्रेम है केजरीवाल का, ये केजरीवाल बताएं कि किस कैपेसिटी में उन्होंने लिया है। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जनता के आदेश पर दिल्ली स्थित अपना शीश महल खाली करना पड़ा, इसलिए अब उन्होंने पंजाब सरकार से चंडीगढ़ में शीश महल 2.0 बनवाया है। उन्होंने पंजाब सरकार से
अपने लिए एक शीश महल 2.0 चंडीगढ़ में बनवा लिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको ये महल किस हैसियत से दिया गया है। वो तो अभी दिल्ली में एक एमएलए भी नहीं है। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि एक बार किसी को ऐशो आराम की आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं। अरविंद केजरीवाल को ऐशो आराम की जो आदत पड़ गई है वो कभी नहीं जाएगी। एक बार विलासिता की आदत पड़ जाए तो वो छूटती नहीं। वैसे तो क्या कर रहे थे कि हम एक छोटी सी गाड़ी में चलेंगे, एक चार कमरे के मकान में रह लेंगे, परंतु वो जो विलासिता का आदत पड़ गई, विलासिता को भोगने की आदत पड़ गई, वो छूटी नहीं। वो दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, वो कहीं ना कहीं तो अपनी जो मन की इच्छाएं वो पूरी करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन दावों को फर्जी बताते हुए इस बंगले को कैंप कार्यालय बताया है। कोठी नंबर 50 सैक्टर 2 चंडीगढ़ जिहदे बारे यह गलत प्रचार किया जा रहा, ਉਹਦੇ ਤੇ लिखा होया है विशेष कथन के अंतर्गत कैंप ऑफिस ओबलीग मुख्यमंत्री पंजाब। वो मेरे घर का हिस्सा है जिस घर दे विच मुख्यमंत्री पंजाब रहिंदा है। कैंप ऑफिस है, गेस्ट हाउस है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि यह कहकर झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि यह पंजाब के मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है। लेकिन अगर ये वाकई एक कैंप कार्यालय है तो यह जनता के लिए खुला क्यों नहीं है? इसे अंदर से क्यों बंद किया गया है? और दूसरी बात, अगर ये वाकई पंजाब के मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है तो हमें बताएं कि पिछले 4 सालों में वहाँ कितनी बैठकें हुई हैं। ये सरासर झूठ है। सच ये है कि ये आलीशान महल है, शीश महल 2.0, जो पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल का है। जाहिर है एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंगले को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं और भाजपा इस मुद्दे पर आक्रामक है। लेकिन देखना ये होगा कि अब ये बंगले पर बवाल और कितने सवालों को जन्म देता है। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। ऑरेंज इकोनॉमी में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाने की दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिल्म निर्माण और इससे जुड़ी तकनीकों का हब दक्षिण भारत में तैयार हो रहा है। आज हैदराबाद वीएफएक्स और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा हब बनकर उभर रहा है। हैदराबाद में इंडिया जॉय सम्मेलन के 8वें संस्करण में दुनिया के फिल्म और एनिमेशन इंडस्ट्री के दिग्गज जुट रहे हैं। हैदराबाद में इंडिया जॉय 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स और कॉमिक्स क्षेत्र के दिग्गज जुट रहे हैं। सम्मेलन में 10 देशों के 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और ये सभी मिलकर मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आकार देने वाली नई तकनीकों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। इंडिया जॉय 2025 में 500 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। 100 से ज्यादा निवेशक भी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बिजनेस टू बिजनेस बैठकों को सुविधाजनक बनाने के लिए वेव्स बाजार की भी स्थापना की है। When Waves happened, the Honorable Prime Minister mentioned that Waves is not just an event, it's a movement. Waves Bazaar and this entire canvas of Waves is to take our media entertainment industry to global heights and not just create employment and economic imperatives, but at the same time it's also going to provide the soft push to our presence across the world. भारत सरकार के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज को देश भर के क्रिएटर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है ताकि युवाओं की प्रतिभा रचनात्मक फील्ड में उभर सके। IITs did for technology and what IIMs did for management. So the Indian Institute of Creative Technology is one of the important initiatives that's going to shape the media and entertainment journey of our country. इस सम्मेलन में भारत के गेमिंग मार्केट पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भारत का गेमिंग मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारतीय गेमिंग मार्केट $3.1 बिलियन का है, जो 2028 तक बढ़कर $6 बिलियन का हो जाएगा। देश में वीएफएक्स में 25% हिस्सेदारी के साथ हैदराबाद अब देश की पिक्सल सिटी बन रहा है। भारत के साथ विदेशों में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा भारतीयों के मनोरंजन के साथ ही वैश्विक दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों कुआलालंपुर में हैं।
जहां वो आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिहाज से पूर्वी देशों का यह सम्मेलन बेहद अहम है। इस मंच पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत आसियान देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में देखता है और भारत एक ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देता है। राजनाथ सिंह ने कई देशों के रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों और संवाद साझेदारों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ADMM प्लस उसकी एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो पैसिफिक विजन का अभिन्न हिस्सा है। भारत शुरुआत से ही ADMM प्लस का एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। यह हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव और पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आसियान देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि भारत एक ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देता है। भारत का दृष्टिकोण सदैव स्पष्ट रहा है, एक ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। हमारा रूल ऑफ लॉ पर जोर, विशेषकर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉस पर और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट का समर्थन किसी देश के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे रीजनल स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए है। बैठक से इतर रक्षा मंत्री ने कुआलालंपुर में वियतनाम के रक्षा मंत्री हान वान गियांग से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन जी वाई यू बैक से मिलकर भी खुशी जाहिर की। वहीं न्यूजीलैंड की रक्षा मंत्री जूडिथ कॉलिंस से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने कॉलिंस को भारत आने का निमंत्रण दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। 2 नवंबर को राष्ट्रपति हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं 3 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भी शामिल होंगी। 4 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैची धाम स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम जाएंगी। साथ ही राष्ट्रपति नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान आदिवासी समाज से उनके जुड़ाव की सुंदर तस्वीर नजर आई। आदिवासी समाज के लोग प्रधानमंत्री को परंपरागत मुकुट भेंट करना चाहते थे। सुरक्षा कारणों से उसे कार्यक्रम स्थल में नहीं ले जाने दिया गया था। प्रधानमंत्री जब उनसे मिले और इतनी चाहत से लाए गए उपहार के बारे में सुना तो उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को मुकुट लाने देने को कहा। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज का ये प्रेम भरा उपहार सम्मान के साथ मंच पर पहना। नहीं बनाकर लाए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कहाँ रखे? वहाँ सिक्योरिटी लोग आपके देखो भाई ये मुकुट लेके आए, मंच पे मदद करके जरा देख लीजिए, पहन लेंगे आप। और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कई विकास और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आज नवा रायपुर अटल नगर में शुभारंभ किया।
इस दौरान संग्रहालय का अवलोकन करने के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक के उद्घाटन और उनकी प्रतिमा के अनावरण का भी सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की स्थापना के रजत महोत्सव में आए राज्य के लोगों को भी धन्यवाद दिया। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में अपने उन गरीब भाई बहनों से मिलकर बहुत संतोष का अनुभव हुआ जिन्हें आज पक्का घर मिला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कर्तव्य भवन में विभिन्न विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन पर एक विचार मंथन बैठक की। बैठक में जनसंचार रणनीतियों को और सशक्त बनाने, सोशल मीडिया संदेशों को अधिक प्रासंगिक, पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए नवीन तरीकों को अपनाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने साइंस कम्युनिकेशन को सरल बनाने और सभी मंत्रालयों के संदेशों में एकरूपता लाने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। साथ ही नीति संचार में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए न्यू मीडिया और माई गॉव प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग का आग्रह किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। इस नई सेवा के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे इंदौर से उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल से पचमढ़ी और जबलपुर से बांधवगढ़ तक हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित की जाएंगी। इससे पर्यटकों को कम समय में अधिक स्थलों की यात्रा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्थानीय उत्पादों के विपणन और होम स्टे व्यवसाय को भी प्रोत्साहित करेगी। पंचमढ़ी तक सड़क मार्ग से यात्रा में 5.5 घंटे लगते हैं, जबकि हेली सर्विस से यह यात्रा केवल 45 से 50 मिनट में पूरी होगी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में पहली बार इंट्रा स्टेट एविएशन सर्विस की शुरुआत की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक पर्यटकों की संख्या दोगुनी की जाए और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का आकार 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा लाल किला परिसर में मेरी दिल्ली मेरा देश नामक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजधानी की ऐतिहासिक धरोहर, विविध संस्कृति और एकता की भावना को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के शिक्षा और खेल विभाग तथा पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में तेलुगु और मलयालम फिल्म उद्योग के निर्माताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि मंत्रालय भारतीय सिनेमा को पायरेसी के खतरे से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष के इफ्फी में जापान साझेदार देश होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज हैदराबाद में चल रहे इंडिया जॉय 2025 में वेव्स बाजार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए सचिव ने कहा कि वेव्स बाजार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऑनलाइन बाजार है जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सभी पहलुओं को लाभान्वित करना है। संजय जाजू ने विश्वास व्यक्त किया कि ओटीटी खरीदार भी वेव्स बाजार प्लेटफॉर्म पर आएंगे और उन्हें सभी भाषाओं में उपयुक्त बाजार मिलेगा। सचिव ने कहा कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT रचनात्मक क्षेत्रों में प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए तैयार है और हैदराबाद सहित पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली जाएंगी। The first campus of it has already started in Mumbai, Pedder Road in National Film Development Corporation office. And very soon you are going to have multiple campuses across the country, including in Hyderabad. And IICT, ladies and gentlemen, is going to be doing to this particular segment what IITs did for technology and what IIMs did for management. So the Indian Institute of Creative Technology is one of the important initiatives that's going to shape the media and entertainment journey of our country. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि वेव्स एक इवेंट नहीं बल्कि एक मूवमेंट है जिसका उद्देश्य भारत के मीडिया एंटरटेनमेंट उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। We are taking forward the vision of our Honorable Prime Minister. When Waves happened, the Honorable Prime Minister mentioned that Waves is not just an event, it's a movement. Waves Bazaar and
This entire canvas of waves is to take our media entertainment industry to global heights and not just create employment and economic imperatives, but at the same time it's also going to provide the soft push to our presence across the world. तेलंगाना हथकरघा की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन अब ये परंपरा डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ा रही है। तेलंगाना के सिरसिला जिले के एक बुनकर ने परंपरा और तकनीक के संगम से ऐसा शॉल तैयार किया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। उनका QR कोड वाला रेशमी शॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति श्रद्धा का अनूठा प्रतीक है। तेलंगाना का सिरसिला शहर अपनी उत्कृष्ट बुनाई परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ करीब 20,000 परिवार बुनाई से जुड़े हैं। इन्हीं में से एक हैं नल्ला विजय कुमार, जिन्होंने रेशम पर जरी से एक ऐसा शॉल बुना है जो परंपरा और डिजिटल भारत के मेल का खूबसूरत प्रतीक बन गया है। ये अनोखा मोडिफाइड शॉल 32 इंच चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा है। इसमें बुना गया QR कोड स्मार्टफोन से स्कैन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों जैसे अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन, चंद्रयान 3 मिशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑपरेशन सिंदूर, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान को दिखाता है। मेरे पिता नल्ला परंदमुलु एक प्रसिद्ध बुनकर थे जो अपनी माचिस के आकार की रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। मैं अनोखे साड़ियों के डिजाइन और राष्ट्रीय ध्वज बनाकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैंने QR कोड वाला एक नया डिजाइन बनाया है। इसके QR कोड को स्कैन करके लोग पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस शॉल की खासियत ये है कि इसका हर धागा इतनी बारीकी से बुना गया है कि QR कोड पूरी तरह स्कैन योग्य बना रहे। जरा सी भी गड़बड़ी पूरी डिजाइन को बेकार कर सकती थी। ये सूक्ष्मता बुनकर की कला और तकनीकी समझ दोनों का प्रमाण है। करीमनगर में इस विशेष शॉल का अनावरण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने किया। विजय कुमार नवाचार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले रंग बदलने वाली साड़ियाँ, खुशबूदार साड़ियाँ और माचिस के डिब्बे में आने वाली सूक्ष्म सिल्क साड़ियाँ बनाई हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें कला रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिरसिला की इस बुनकर की रचना ये संदेश देती है कि भारत की परंपरा अब डिजिटल धागों में भी सांस ले रही है। हैंडलूम और हाईटेक का ये संगम न सिर्फ प्रधानमंत्री को समर्पित है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत का हर बुनकर आज डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, हैदराबाद। और ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के 18वें संस्करण में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उजली तस्वीर देखने को मिली। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण की थीम पर केंद्रित इस 3 दिवसीय आयोजन में भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्रदर्शित किया गया। REI एक्सपो में भारत सहित अन्य देशों के 700 से अधिक प्रदर्शकों के साथ ही करीब 1000 ब्रांड्स भी शामिल हुए। एक्सपो में सौर विनिर्माण, बैटरी स्टोरेज, EV चार्जिंग और पवन ऊर्जा सहित अक्षय प्रौद्योगिकियों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। एक्सपो का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। ग्रेटर नोएडा में चल रहे रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में यहाँ पर भारत सहित दुनिया भर की करीब 1000 से ज़्यादा जो है वो कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं, ब्रांड्स यहाँ पर आए हुए हैं और इसमें चीन, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने यहाँ पर नई नई तकनीकें जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित की है और दिखाया है कि किस तरीके से जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य यहाँ पर हो सकता है। मेक इन इंडिया कंपनियां भी यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर दिखाती हैं कि किस तरीके से जो है भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीक में जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार प्रगति कर रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर यहाँ पर स्टोरेज और EV चार्जिंग जैसे तमाम जो है वो कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। पूरी सप्लाई चेन को यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही ये भी दिखाया गया है किस तरीके से अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो किस तरीके से सस्टेनेबल बन रही है, किस तरीके से किफायती बन रही है और साथ ही अब
ये जो है नई तकनीक के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी और सेफ बनती जा रही है, यही यहाँ पर एक्सपो में दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर बैटरी का अलग सेगमेंट है, जहाँ पर कि बैटरी स्टोरेज यानी कि जो एनर्जी है उसकी स्टोरेज को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, और अब लिथियम आयन के साथ साथ दूसरी जो बैटरियाँ हैं वो किस तरीके से कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, किस तरीके से सेफ्टी के साथ में जो है एनर्जी को स्टोर कर रही हैं, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिस हिसाब से इसका पेनिट्रेशन हो रहा है सोलर के अंदर भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी, आप देखिए अभी लास्ट मंथ तक 7.25% ईवी का पेनिट्रेशन इंडियन इंडस्ट्री में हो चुका है। हमारा टारगेट 30% का है बाय 2030। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पर अपनी तकनीकें यहाँ पर दिखाई हैं कि किस तरीके से जो सोलर पैनल्स हैं वो किस तरीके से पहले की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा वो किफ़ायती हो रहे हैं, और साथ ही उनकी क्षमता में किस तरीके से लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सी कंपनियां जो है भारतीय कंपनियां हैं, मेक इन इंडिया कंपनियां हैं, जो कि लगातार जो है ना सिर्फ भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए तमाम उत्पाद बना रही हैं, बल्कि यहाँ से दूसरे देशों को भी यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। A lot of international companies are coming here and supporting the Indian companies to have the better products. So Make in India and lot of companies in India is going to completely become not only supporter of India's demand, they may also become an exporter to many countries recently. ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर जो फोकस है भारत का, वो किस तरीके से वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नोएडा। और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। कार्तिक एकादशी के पावन पर्व पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ने के कारण भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। इस घटना पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम लोगों ने दुख जताया है। कार्तिक एकादशी के पावन पर्व पर आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ती चली गई। मंदिर परिसर की क्षमता सीमित होने के कारण लोग अंदर घुसने की कोशिश में नियंत्रण से बाहर हो गए, जिससे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शोक संदेश साझा करके पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। घटना पर दुख जताते हुए पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं इस दुर्घटना में घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस घटना को दुखद बताते हुए शोक व्यक्त किया है और घायलों को समुचित चिकित्सा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 नवंबर को अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। CMS-03 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LVM-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। CMS-03 की सफल तैनाती भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को नया आयाम देगी। यह मिशन देश में डिजिटल कनेक्टिविटी,
आपदा प्रबंधन और सामरिक संचार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बर्लिन जा रही नेपाली नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट से लौटाने के मामले में गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट से नेपाली नागरिक को लौटाए जाने के मामले में भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए भारतीय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये एयरलाइंस और यात्री के बीच का मामला है। भारत नेपाल के साथ अपने मजबूत संबंधों को महत्व देता है और आश्वस्त करता है कि कोई भी भारतीय प्राधिकारी नेपाल के नागरिकों के प्रति कोई पूर्वाग्रह या भेदभाव नहीं रखता है। इससे पहले कुछ खबरों में कहा जा रहा था कि बर्लिन जा रही नेपाली नागरिक शांभवी को अधिकारी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमांडू वापस भेज दिया गया। इस घटना को नेपाली नागरिकों के प्रति पक्षपात के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की टीम जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर खुद को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया है। रविवार को होने वाले फाइनल में मेजबान भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन दोनों ही टीमों ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में दोनों के ही पास पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मौका है। भारत ने प्रतियोगिता में लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम को 3 मैच में हार मिली और टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। हालांकि टीम ने करो या मरो के मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने महिला वनडे का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। हार के बाद क्या फील होता है वो तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे। हम अपना बेस्ट डे बेस्ट क्रिकेट खेले। अभी तक बहुत हार्ड वर्क करा है। इट्स ओनली अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत प्रतियोगिता में बेहद खराब रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई। हालांकि इसके बाद टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को गुवाहाटी के उसी मैदान पर 125 रन से करारी शिकस्त दी। दोनों टीमों के बीच वनडे रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 34 बार आमने सामने हुई हैं। इसमें से भारत ने 20 और दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। वनडे विश्व कप में दोनों टीम कुल 6 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 3 बार भारत ने और 3 बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं भारतीय टीम पहले भी 2 बार 2005 में और 2017 में फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम अपने घर में अपने दर्शकों के सामने पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।